दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इतिहास की क्लास में। हिस्ट्री देखिए किस तरीके से पढ़ी जाती है। ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? अगर किसी से हिस्ट्री का नाम ले लो तो सबसे पहले जमाई आती है। उसका कारण है आप याद करने जाते हैं सिर्फ फैक्ट। आप क्या याद करते हैं? फैक्ट। इतिहास फैक्ट नहीं है। आपसे एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है, लेकिन इतिहास क्या है? इतिहास तो रोचक कहानियां हैं। अगर किसी को कहा जाए, आपने कुछ पत्रिकाएं कुछ लोग पढ़ते हैं, मनोहर कहानियां, रोचक कहानियां, इतिहास वही है। बस आप ढंग से पढ़े नहीं। अब पढ़े नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती है कि बहुत लोग हैं जो ढंग से पढ़ाए नहीं। मैं आपको इतिहास दो तरीके से पढ़ा सकता हूं, आप ऑप्शन में चूज कर लीजिएगा। लास्ट में बताऊंगा वो दोनों तरीके क्या है। एक तरीका जो मैं ये बताता हूं पहले कि मैं आपको इतिहास 5 दिन में भी खत्म कर सकता हूं। मॉडर्न, ये मत कहिएगा पूरा है। अब मॉडर्न कैसे 5 दिन में? क्योंकि होता ये है कि सबसे पहले आधुनिक भारत पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या पूछता है? एंशिएंट। और उसके बाद क्या पूछता है? मेडाइवल। यही 3 चीजें पूछता है आपसे। और ये तीनों किसका इतिहास पूछ रहा है? पूरे विश्व का थोड़ी पढ़ना है तुमको, भारत का। विश्व इतिहास तो अलग समस्या है, वो मेंस वाले देखें। अभी प्री वाले क्या देखें? यही 3। तो हम आपको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि पहली चीज आप मॉडर्न में पढ़ाऊं 4 दिन में कैसे खत्म होगा। आपको कांग्रेस का सेशन उठाऊं 1885 से लेके और 1947 तक। एक बार देश आजाद कर दिया, तो देश हम कितनी बार आजाद करेंगे? कम से कम 4 से 5 बार। दूसरी बात, कैसे देश आजाद होगा? ईयर वाइज 1905 से लेके 1947 तक ऐसे देश आजाद हो गया। तीसरी बात, गवर्नर जनरल भी तो हुआ करते थे, वायसराय भी तो होते थे, उनके क्रम से देश को आजाद करा दूं। लास्ट गवर्नर जनरल को मार के भगा दीजिएगा, चलो भाई चलो, हो गया तुम्हारा काम, देश आजाद। उसके अलावा देश कैसे आजाद किया जाए? रिफॉर्म्स से, कि कौन कौन से रिफॉर्म हुए। अब क्या है, ये चारों क्या होंगे? ओवरलैप होंगे ना। अब ऐसा तो है ना कि आप ईयर वाइज पढ़ेंगे तो इस ईयर में जो कांग्रेस अधिवेशन है वो नहीं पढ़ेंगे आप। और कांग्रेस अधिवेशन में ऐसा तो नहीं है कि जो इधर पढ़ेंगे वो इधर नहीं आएगा, या वो इधर नहीं आएगा वो इधर नहीं आएगा। तो ये तरीका कब है? जब आपके पास पूरी नॉलेज हो तब। पूरी नॉलेज का मतलब है कि एक पीछे ज्ञान हो, और नहीं भी हो। एग्जाम आपका कितना दिन बचा है? अगर 10-20 दिन बचा है तो ये तरीका बेस्ट है। अगर एग्जाम बचा है 10-20 दिन तो। लेकिन ये बताइए, ये तो कई बार कर चुके हैं ना, पल्ले तो आज भी नहीं पड़ा। दूसरा क्या है कि आप जीरो से स्टार्ट करिए। जीरो इन द सेंस कि जीरो सन से नहीं, किससे? सिंधु घाटी की सभ्यता से आप स्टार्ट करिए और कहां तक जाइए? जब तक देश आजाद ना हो जाए। मन करेगा तो मेंस की क्लास अटेंड करिएगा, आजादी के बाद का इतिहास भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों चीजें आपको समझनी है। समझने वाली बात इसमें यह है कि इतिहास है क्या। अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो आप क्या कहेंगे? कि फैक्ट है। और क्या है? इतिहास क्या है? हमारा पुराना इतिहास। क्यों कहते हैं? आप अपने पुराने पास्ट को ही तो इतिहास कहते हैं, किसी और चीज को इतिहास कहते हैं। तो जब पास्ट को आप इतिहास कहते हैं तो किसी को कहानी सुनने में क्या परहेज है? अगर आप, जैसे मेरी दादी हमको रामायण, महाभारत, ये कहानियां जब सुनाती थी तो उसके पात्र याद तो हो जाते थे आपको ना। तो उम्मीद करते हैं कि बचपन में जो दिमाग रहा होगा उससे कुछ तो बड़ा हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे रुक गया था। अभी रुक भी गया है तो बचपन में कहानी याद हो गई तो आज तो याद होनी चाहिए युवा अवस्था में। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम आपकी हिस्ट्री क्यों देखें जब हमारा हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। तो उसके लिए एक बात याद रखिएगा, इतिहास वही लिखते हैं या इतिहास वही बनाते हैं जिनको इतिहास का ज्ञान होता है। अगर इतिहास का ज्ञान आपको नहीं है तो आप इतिहास नहीं बना सकते। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, और बनाएंगे भी तो आपका पतन भी पक्का है, क्योंकि आपने इतिहास से सीखा नहीं। तो इतिहास का मूल उद्देश्य क्या था? लर्निंग। यही उद्देश्य है ना इतिहास का। इतिहास पढ़ाने का आपको क्या मतलब है? आप इससे कुछ सीखें। और आप क्या करते हैं? फैक्ट का रिटेंशन। अब आप ये कह सकते हैं कि सर एग्जाम में तो यही काम आता है।
एग्जाम से जीवन है कि जीवन से एग्जाम है, ये बताओ। दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है? लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एग्जाम। और आपका कोई भी एग्जाम, आप एग्जाम में फेल हुए हैं ना, जीवन में नहीं। ये चीज कहां सीखेंगे आप? इतिहास में सीखेंगे। आप इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे जो आप सोच नहीं सकते। इतिहास मुझे ज्यादा नहीं आता, लेकिन जितना आता है फैक्ट नहीं आता। मैं आपको सीधे से बता दूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको हिस्ट्री कितनी आती है, तो मैं हिस्ट्री में सबसे कमजोर लड़का हूं, फैक्ट्स में सबसे कमजोर। लेकिन आपको इस तरीके से इतिहास पढ़ा सकता हूं कि आप इतिहास से बात करने लगे। मेरा बस यही है कि मैं आपको इतिहास ऐसे ही पढ़ा सकता हूं कि आप इतिहास से बात कर सके। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको कि आपको इतिहास सिखाता क्या है, कैसे आप जानेंगे कि इतिहास हमसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्यों जरूरी है इतिहास। तो अगर मैं बात करूं पर्सनालिटी की, दुनिया चिल्लाती है आपसे गजब पर्सनालिटी बनाइए, ऐसी पर्सनालिटी बनाइए कि लोग देख के ही मंत्रमुग्ध हो जाएं। और आप पर्सनालिटी क्या करते हैं? एक आम आदमी क्या करता है? और आप आम आदमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आम आदमी क्या करता है? एक सुंदर रूप, यही ना, एक सुंदर रूप, एक ऐसी कद काठी जिसका कोई तोड़ ना हो, और एक इंडिया का कॉन्सेप्ट फेयर इज लवली। यही है ना? क्रीम नहीं है। क्रीम का नाम क्यों बना? फेयर इज लवली। अब यहीं से सीखिए आप। फेयर इज लवली बना ब्रिटिश से। जब इंडिया वालों ने देखा कि हम इनके गुलाम हैं जो गोरे हैं, तो हमने क्या मान लिया? गोरा ही सुंदर है। क्या माना? गोरा ही सुंदर है। आप किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे जाइए तो लड़के की कद होनी चाहिए 6 फीट, लड़की की 5-5, ये सब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर कद काठी से होता तो फिर बाहुबली, खली और सुमो पहलवान को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होना चाहिए था। लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी क्यों विश्व इतिहास बदलता? और दूसरी चीज आपकी सूरत, और इस समय का सबसे ज्यादा ट्रेंड इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, वो है आपका पहनावा। आप क्या पहनते हैं, यही है। ये 4 चीजें हैं। तो देखिए, 2 चीजें होती हैं। इतिहास हमको ये सिखाता है कि सबसे पहले आपको धुतकारा जाएगा, पहला चरण। आपको क्या किया जाएगा? नेग्लेक्ट किया जाएगा। फिर भी आप नहीं मानेंगे तो आपको गाली दी जाएगी, और फिर भी आप नहीं मानेंगे तो आपको महान कहा जाएगा। तो महान बनने का चरण क्या है? तिरस्कार से गुजरना। जब तक आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होती, आप कोई चीज नहीं सीख सकते। अगर मैं कहूं कि आप जर्मनी जाइए, और जब तक आप जर्मनी में गुटेन मार्गेन को गुटेन मार्गेन हकला के न बोले, तब तक, जब तक जर्मनी वाले लोग आपको चिढ़ाए नहीं, आपको जर्मन आएगी नहीं आएगी। कोई ब्रिटिशर्स आता है, फॉरेनर, जब यहां भोजपुरी या हिंदी बोलता है तो कैसे बोलता है? हम हंसते तो हैं, लेकिन वो क्या है? वो हंसना कॉस्ट ऑफ लर्निंग कही जाती है। अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप क्या हैं? आप सीख रहे हैं चीजों को। ये कौन बताता है? ये इतिहास बताता है। कपड़े की मैं बात करता हूं, गांधी से सबसे बढ़िया उदाहरण गांधी हैं। गांधी धोती पहनते थे, चर्चिल अर्धनंगा कहता था, फकीर कहता था। लेकिन अब ये बताइए कि जब गोलमेज सम्मेलन की बात है, देश गुलाम है, गांधी को रिसीव करने वहां के खुद पीएम आना पड़ रहा है ना। कह लो तुम गाली तो दे ही सकते हो, देखिए क्या कर लोगे? दे लीजिए गाली, और ये क्या हुए? महान कहलाए। ये एक चीज हुई। उसके बाद आप मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ते हैं? आप सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी समस्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपका अपना विवेक कहां है? आप क्या सोचते क्या है? इतिहास का मतलब क्या है? सोचना उनके बारे में। आप देखेंगे, मैं एक दिन टीवी पे डिबेट देख रहा था, गलती से, मेरे घर टीवी नहीं है मैं बता दूं। टीवी पे डिबेट का मतलब टीवी पे, यूट्यूब पे डिबेट। उसमें यह बताया जा रहा था कि गांधी और एससी बोस, मतलब ऐसे बता रहे थे वो जैसे मतलब चिरकाल से दुश्मन हो। पूरा इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, 2 ही कॉन्सेप्ट है। जब मैं पहली बार अपने प्रोफेसर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो पहली लेक्चर में हमको एक चीज ये सिखाई गई थी, मैं भी आपको वही बताना चाहूंगा, कि मतभेद और मनभेद में अंतर है।
और ये दोनों गजब की चीज है, ये आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगी। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में क्या है? मतभेद है। लक्ष्य क्या है लेकिन उनका? देश को आजाद कराना। इनका रास्ता दूसरा है, इनका रास्ता दूसरा है। जब ये रेडियो पे संचालन करते हैं तो राष्ट्रपिता कह के संबोधित करते हैं, और ये देशभक्तों का देशभक्त किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। एक दूसरे के बीच क्या है? मतभेद है, और हमको क्या पेश किया जाता है? मनभेद के रूप में, कि दोनों लोग एक दूसरे को ऐसा बता देंगे कि फूटी आंख देखना नहीं चाहते थे। मनभेद कायरों की निशानी है। अगर आपके मन में भेद है, मनभेद, कभी आप ऊपर नहीं उठ सकते। मतभेद किसकी निशानी है? मतभेद ऊंचाई की निशानी है। जब तक आप ये बताइए कि कैसे ये हो सकता है कि दो आदमी जो अलग अलग पैदा हुए एक तरीके से सोचे। आप ये सोचते हैं कि मैं एक तरीके से सोचूं, एक तरीके से बोलूं और मेरी ही कही हुई बात सत्य है। ऐसा कहां हो सकता है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स थॉट ही मतभेद का ये है। लेकिन कोई दूसरा कुछ बोल दिया कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी। अगर क्रिकेट का आप एग्जांपल लें तो सबसे बढ़िया माना जाता है कि सीधे बल्ले से शॉट खेलिए, सबसे अच्छा है। लेकिन धोनी आए, कहे हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। लेकिन लक्ष्य क्या था? दोनों का लक्ष्य था बढ़िया बैटिंग, भारत को जिताना। और टीवी वाले भी क्या करते हैं आजकल भी देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो क्या प्रस्तुत करते हैं कि मनभेद है। और मनभेद एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनल एबिलिटी को जितना कम कर सकता है वो करता है। आप कुछ नया नहीं सीखते हैं, आपको हर चीज गलत लगती है। अगर ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी भी व्यक्ति की पॉजिटिव साइड ना हो और निगेटिव साइड ना हो। पूरे मेडाइवल इंडिया से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। और पूरे मेडाइवल इंडिया में लोग इस वजह से नहीं पढ़ते हैं कि मुस्लिम शासक हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? हिंदू है। और वो उसको पहले ही क्या कर लेते हैं? बुरा मान लेते हैं। लेकिन जितनी मेडाइवल इंडिया सीख देता है, उस सीख को क्यों न लें हम? किस वजह से हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं? उसका कारण है ये। अगर मैं बाबर की 4 अच्छाइयां जब मेडाइवल इंडिया में पढ़ाता हूं ऑफलाइन में, तो लोग ये सोचते हैं कि अरे सर ये क्या है, आप बाबर को अच्छा बता रहे हैं, तो बुरा लेके आप क्या कर लेंगे? इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं? बुराई सीखने के लिए? फैक्ट तो कहीं याद हो जाएगा, फैक्ट की कोई वो नहीं है। फैक्ट में लास्ट के 5 दिन में जैसे कहेंगे आपको वैसे याद करा दूंगा। बताया तो 2-2, 3-3 दिन का क्लास है, जब कहेंगे तब याद हो जाएगा। आप भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं, मेडाइवल इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में कौन कौन आते हैं? मीरा, कबीर, ये 2 लोग आ रहे हैं। मेनली ये 2 लोग तो है ही हैं। और मीरा क्या बता रही हैं? प्रेम। और ये क्या बता रहे हैं? ये भी बता रहे हैं प्रेम। कबीर कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और मीरा क्या है? लोक लज्जा, कुल की मर्यादा, सब कुछ त्याग के वो कहां लीन है? भक्ति में लीन है। व्हाट दैट्स मीन? दैट्स मीन डेडिकेशन इज एवरीथिंग। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप कुछ भी पा सकते हैं। आपने ये चीज सीखी, आप याद करते रहे कि मीरा 14वीं शताब्दी में आई थी कि 15वीं शताब्दी में आई थी, इसी में दिमाग कंफ्यूज है। ऐसा कुछ तो होना नहीं चाहिए। और दोनों के बीच ये देखिए कि लिख कौन रहा है। अब जब आप अकबर पढ़ेंगे तो आईने अकबरी जब पढ़ते हैं तो एक चीज समझ में आता है कि अकबर खूब अच्छा है। जब आप बदायूनी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अकबर से क्रूर आदमी कोई नहीं है। लेकिन तब कहेंगे कि सर माने कौन सा? जो दोनों के बीच कॉमन है वो मान लीजिए। अगर हमारा शत्रु भी कोई बात कह रहा है और हमारा फेवर वाला भी कोई बात कह रहा है, इसका मतलब है कि वो बात सत्य है, क्योंकि दोनों में उसका स्वार्थ नहीं है। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि आपको क्या क्या त्यागना है। अब यहां पे 2 चीजें हैं, एक ब्रॉड माइंडेड और एक संकीर्ण विचारधारा, नैरो माइंडेड। ये दोनों में क्या अंतर है आप यहीं से समझिए। अभी हम मैंने आपको क्या बताया है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है। गांधी के लिए नॉन वायलेंस ही सब कुछ था,
तो फॉर गांधी लव इज नॉन वायलेंस। इश्क समझिए इसको, मीरा के लिए कृष्ण की भक्ति। और कबीर को आप क्या कहते हैं? नास्तिक हैं। और कबीर से बड़ा आस्तिक भी कोई नहीं है। कबीर कहते हैं कि अगर भगवान सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, अगर भगवान सर्व शक्तिशाली है, भगवान सर्व दयालु है, तो मैं उसको मनाने जाऊं मंदिर में? भगवान देख नहीं रहा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं? आप बुद्ध जैन पढ़ेंगे जब, तो भगवान को नहीं मानते, लेकिन किस चीज को मानते हैं? लॉ ऑफ कर्मा। तो आपको यह समझना है कि आप किस अवधारणा को लव समझते हैं। आपकी मोहब्बत यूपीएससी भी हो सकती है, यूपी पीसीएस भी हो सकती है, यूपी पीसीएस भी हो सकती है, बीपीएससी भी हो सकती है, वनडे एग्जाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज यहां कॉमन है, सबकी मोहब्बत क्या रही? एक। इश्क एक होता है। आप एट ए टाइम 4 काम नहीं कर सकते, डेडिकेशन नहीं लगेगा। तो जिस काम में मन लगता है वो करिए। ये कहां से सीख मिलती है हमको? इतिहास से। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जब आपको ऊंचाइयों पे जाना होगा ना, तो आपको हवा का सामना करना पड़ेगा, आपको बादलों को चीरना पड़ेगा, बिना उसके आप ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। ये सारी चीजें हम कहां सीखते हैं? ये सारी चीजें आप इतिहास में सीखते हैं। जब आप अंबेडकर गांधी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वहां भी मतभेद है। मनभेद तो हुआ ही नहीं कभी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल आप रोज सुनते हैं, वहां भी मतभेद है, मनभेद तो था ही नहीं। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमेशा से एक रहा है, भारत की आजादी। जब आप मध्यकाल पढ़ेंगे तो मध्यकाल में आप क्या सीखते हैं? मध्यकाल में बाबर जब आप पढ़ेंगे तो बाबर ये बताता है कि हर पिछली डिफीट को भूल जाओ। बाबर बताता है कि इतिहास इसीलिए है कि उससे अच्छाइयां लो, सीख लो, भूल जाओ। इतिहास में फंसना नहीं है। और फिर क्या करो? अपने फ्यूचर के लिए लग जाओ। बाबर हर जगह से हारा, लेकिन क्या वो नहीं हारा? अपना मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी बाबर अपना मन नहीं हारा, कभी नहीं। अभी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक चलाते होंगे तो आप एक चीज देखते होंगे कि अगर कोई भी शायरी आती है तो वो गालिब की हो जाती है, अगर कोई भी पोएट्री आती है तो किसकी हो जाती है? हरिवंश राय बच्चन की। यही दो मार्केट में नाम लोगों को पता है। लेकिन कसम से मैं बता रहा हूं, मैं कभी कभी खुद देख के शर्मा जाता हूं। कविताएं पढ़ने का शौक है, ऐसी गंदी सड़क छाप और ट्रक पे लिखी जाने वाली शायरी के नीचे हरिवंश राय बच्चन लिख के लोग पोस्ट कर देते हैं कि अगर आज बच्चन साहब होते तो शर्म से जो है तार तार हो जाते हैं। अगर बाबर की पूरी जीवनी बच्चन की पंक्तियों में कहूं तो बच्चन लिखते हैं, वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मध से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी रिजल्ट का शोक कौन मनाए? वो लोग कच्चा पीने वाला है, उसको वास्तविकता का पता ही नहीं है। जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, जो वास्तविकता में स्ट्रगल किया है ना, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या रिजल्ट आया। इट डजंट मैटर, और कभी नहीं करता। ये इतिहास लोग कद से नापते हैं। नेपोलियन और लाल बहादुर शास्त्री दोनों छोटे कद के। नेपोलियन विश्व जीता, पूरा फ्रांस हिलाया, और शास्त्री जी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में हमको बताना नहीं। और चेहरे की बात है, इसी तरीके से वैलेंटाइन डे, अब यही देखिए आ गया। वैलेंटाइन एक सेंट का नाम है, एक फादर का नाम है, क्रिश्चियनिटी के सेंट का नाम है, जो क्या कह रहे थे कि लव और सेक्रीफाइस। और उनका लव और सेक्रीफाइस कैसा है? मदर टेरेसा को जानते हैं, कहती है कि रोगियों से प्रेम करिए। रोगियों से प्रेम का मतलब उनका सहारा। यही चीज मैंने बताया कि ये प्रेम सबका अलग अलग है। आपका क्या है ये आप जानिए। आप सिर्फ लव का मतलब वैलेंटाइन डे मनता है सिर्फ क्या? और आप देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अरे गजब की ये क्या संस्कृति में आ गया है, पता ही नहीं है। अब तुमने संस्कृति गलत अपनाई तो हमारी गलती थोड़ी है। आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो वैलेंटाइन वाला फॉलो करिए ना।
जाके लोगों की सेवा करिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुछ लोग इस वजह से विरोध करते हैं कि वो किसी पार्टी के आइडियोलॉजी हैं, और राम मनोहर लोहिया ये किसी पार्टी आइडियोलॉजिस्ट हैं, और गांधी का विरोध कुछ लोग इस वजह से करते हैं कि गांधी किसी पार्टी से थे, करते हैं ना। लेकिन मैं बता रहा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मानवतावाद का उनका कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे नहीं। गांधी अराजकतावाद और समाजवाद, ग्राम स्वराज, राम राज्य, ये गांधी हैं, आपकी कल्पना से बहुत परे। राम मनोहर लोहिया जातिवाद के सबसे बड़े, अगर कहिए तो सबसे ज्यादा खिलाफत अगर किसी ने की है मॉडर्न इंडिया में तो राम मनोहर लोहिया ने की है। आप इनका समाजवाद नहीं पढ़े, आप क्या करते हैं कि किसी पार्टी विशेष को गाली देने लगते हैं। आप किसी पार्टी विशेष से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जोड़ लेते हैं, और ये कहां से आता है? ये यहीं से आता है जो आप सुनते हैं डेली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना, किसी भी गलत काम का, एनीथिंग जो रॉन्ग होता है, किसी भी गलत काम का कोई धर्म, कोई जाति और कोई वंश नहीं होता है। आप हर गलत काम को किसी जाति विशेष, किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। इतिहास हमको यही सिखाता है। तो लर्निंग फ्रॉम द पास्ट इज हिस्ट्री, और कुछ नहीं है इतिहास। और कुछ है? ये बताइए कि इतिहास आपको क्यों पढ़ाया गया? अगर मैं आप ही से पूछूं कि आपको बचपन से इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये जानने के लिए कि महात्मा गांधी कहां गए थे, कहां से आए थे, और कब दांडी मार्च किए थे, कब, इसके लिए गांधी पढ़ाई गई आपको, इसके लिए अंबेडकर पढ़ाया गया। आपको बुद्ध किस लिए पढ़ाया जाता है? कि आप जानिए कि बुद्ध जो है आत्मा भी नहीं मानते हैं, लेकिन कर्म थ्योरी मानते हैं कि कर्मा सबसे बड़ा है। आपको जैन क्यों पढ़ाया जाता है? आपको जैन इस वजह से पढ़ाया जाता है कि आप ये जाने कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूं, 7 तरीके से जजमेंट दिए जा सकते हैं, जिसको शादवाद कहते हैं। आपको वैदिक सभ्यताएं क्यों पढ़ाई जाती हैं? कि आप जानिए कि वैदिक सभ्यताओं में क्या होता था, और उसको फॉलो करिए अपने लाइफ में। आपको इन सब से क्या करना था? लर्निंग्स निकालने थे। आपने निकाला नहीं, आपने क्या निकाला? फैक्ट, यही निकाला ना। शिवाजी जब आप पढ़ते हैं, अब ये मैं बताता हूं आपको, शिवाजी जयंती और गणेश जयंती जो आप मनाते हैं, अभी गणेश जी का त्यौहार मन रहा है ना, ये दोनों तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने भारत को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया था। इन दोनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की है, पब्लिकली मनाने की। और क्यों की? कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आए। और अब आपके अंदर कौन सी भावना आ गई है? धार्मिक। तो शुरुआत का उद्देश्य देखिए क्या था, और क्या आपके पास अपना उद्देश्य है? आपका अपना कोई एम है? किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? आज इतनी उम्र हो गई, मैं बता रहा हूं, बहुत लोग ये क्लियर नहीं होंगे कि करना क्या है हमको। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आप क्या चाहते हैं, तो बहुत से हमारे एक दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, अगर उनसे कोई पूछ दे कि क्या चाहते हैं, तो उनके पास एक पेटेंट आंसर, एक पोएट्री गालिब की रट के रखे हैं, वो सुना देते हैं। कहेंगे सर कौन सी? तो कौन सी में अगर आप सुनना चाहते तो गालिब ने एक शायरी बहुत अच्छी कही थी कि ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अरमा निकले मेरे फिर भी बहुत कम निकले। तो जितना मिलेगा उतना सब लपेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लालच का कोई अंत तो है नहीं। तो आप जिससे कहिए, आप कोई नाम लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री में कोई नाम लीजिए, धनानंद का नाम लीजिए, सबसे खराब राजा, आप किसी का नाम लीजिए, आप कोई एक ऐसा नेम बताइए। चलिए आप लोग सब लोग पद्मावत देखें, खिलजी का उदाहरण दे दूं मैं, अलाउद्दीन खिलजी चलेगा ना? अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप सोशल थ्रेड से देखें, उधर मनभेदी से सबसे खराब आदमी है, इससे खराब तो कुछ नहीं है। और दूसरा मेडाइवल इंडिया ही लेते हैं, औरंगजेब, यही दो हैं। औरंगजेब का तो आलम यह है कि ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं कि रोज इतने लोग मरवाता था, जितनी जनसंख्या नहीं थी उससे ज्यादा तो ये मरवा दिया, ऐसा भी आलम रहा है। व्हाट्सएप तो यही बताता है।
व्हाट्सएप वाले ये मान के चलते हैं कि हमारा भारत जो है मेडाइवल इंडिया में भी 1.5 करोड़ था, मतलब 150 करोड़ था। वास्तविकता ये नहीं है। जब आप खिलजी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि इंप्लीमेंटेशन अगर किसी से सीखना है तो आप खिलजी से सीखिए। पूरी एक प्रक्रिया की कैसे एक लॉ जो है वो कितने अच्छे से चलेगा, वो नगद वेतन क्यों दे रहा, उसका देखिए उद्देश्य क्लियर था, साम्राज्यवाद, साम्राज्य को बढ़ाना। उसके बाद इसके लिए उसने क्या किया, सैनिक ले आया। सैनिकों को क्या दिया इसने, नगद वेतन। और नगद वेतन दे पाए इसके लिए उसको क्या चाहिए था, इनकी पहचान जरूरी थी। तो उसने क्या किया, दाग और हुलिया प्रथा, घोड़े पे दाग और हुलिया लिखा जाता था, दाग और हुलिया प्रथा। अब नगद इतना नहीं दे पा रहा था कि लोगों का निर्वहन हो चले, तो इसने क्या किया, बाजार को नियंत्रित कर दिया। और बाजार नियंत्रित कैसे किया, मूल्य नियंत्रण से। और मूल्य नियंत्रित कैसे करेगा ये, वहां पे इंस्पेक्टर लगा के साहनाए मंडी। अब ये सारे सवाल हैं, ये फैक्ट्स हैं, लगातार यही मैं बता रहा हूं, खिलजी से इससे बाहर सवाल नहीं पूछता। लेकिन सोचिए ये खिलजी है जिसको आप गाली दे रहे थे, तो इस खिलजी को गाली देने वाली चीज पढ़नी क्यों है, हमको क्या मतलब। आप खिलजी से वो निकालिए, औरंगजेब, औरंगजेब को लोग गाली देते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति इसी के थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रशासन के जो उसकी कैपेबिलिटी होती है उससे मजाक नहीं करना चाहिए, उससे मजाक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे लोगों को मत रखिए जो क्या हैं, उसके कंपेटेबल ना हो, जो उस लायक ना हो। इसने किसी मुस्लिम को इसी वजह से तो नहीं रखा, हिंदू लायक थे, हिंदुओं को रखा, क्योंकि इसको साम्राज्य चलाने के लिए लायक आदमी चाहिए थे। और आज क्या है, नेपोटिज्म। अब ये बताइए कि औरंगजेब बुरा है कि आज के लोग, आप इसकी धार्मिक नीति पे अटक गए, लेकिन इसने क्या सिखाया, प्रशासन चलाना सिखाया, कि काबिलियत होनी चाहिए प्रशासन चलाने के लिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए, काबिलियत, वंशवाद नहीं चलाया इसने। अब बहुत लोग कहेंगे कि औरंगजेब ने अपने बेटे को, भाई सब तो वही करते हैं, सब तो वही का मतलब ये है कि हमको यही चीज तो नहीं सीखनी है। डूबा भी क्यों औरंगजेब, मुगल सल्तनत क्यों डूबा। अगर मैं आपको बताऊं किसी भी सल्तनत का जब आप इतिहास पढ़ेंगे और आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और स्पेशली नेताओं को तो ये चीज सीखनी ही चाहिए। हालांकि नेता हमारी क्लास क्यों देखने जाए, लेकिन आप आगे बढ़ के नेता बने तो आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये डूबता क्यों है हर। तो ये बताइए, जब बाबर बना, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, तो ये किससे आ रहा है, स्ट्रगल से आ रहा है। और ये स्ट्रगल कहां तक चल रहा है, औरंगजेब तक। ये सब देखेंगे, सब अपने आप में क्या है, साहसी है। लेकिन इसके बाद इतनी बड़ी सल्तनत किसको मिली, जिसने संघर्ष नहीं किया। फ्री में मिली, और फ्री में मिली हुई चीज की कोई कदर नहीं होती है। इसीलिए पॉलिटिकल रिजीम्स क्यों डूबते हैं। किसी को देखे होंगे कि कोई पार्टी बहुत वर्चस्व था, वो डूब गई, तो पार्टी बनाने वाले के अंदर ना वो संघर्षता थी, वो संघर्ष करके पार्टी बना रहा था। और जिसको फ्री में मिला वो क्या जाने। तो कभी अपनी पार्टी बनाइएगा तो बेटे को मत दीजिएगा अगर काबिल ना हो तो, या बेटी को भी मत दीजिएगा काबिल ना हो तो। हमेशा आपको, यही मैं कह रहा हूं कि आप हिस्ट्री से ये चीजें सीखेंगे, और यही मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखा पाऊं। आपको मॉडर्न इंडिया भी जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। अब सबसे बड़ी समस्या एक चीज और भी है, देखिए जैसे आईएनसी की बात है, ये 1885 में बनी और 1947 तक, जब तक देश का हमारा आम चुनाव 1952 में हुआ था, चलिए यहां तक ले लेते हैं। आप इसको पार्टी, आज की पार्टी से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियां कर रही हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं। इसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत के उस समय के मुख्य, सब तो इसी पार्टी में हैं। तो कांग्रेस से बाहर इतिहास कैसे होगा आपका, ये बताइए। गांधी इसी में है, जवाहरलाल नेहरू इसी में है, मोतीलाल नेहरू इसी में है, सुभाष चंद्र बोस इसी में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी में है। तो आपने, किसी ने नेहरू को चुना, किसी ने पटेल को चुना, दो आइडियोलॉजी बनाए, आप दोनों को लड़ा दिए।
इससे एक चीज समझ में आता है कि राजा और प्रजा इन दोनों में एक ही अंतर है। राजा मतभेद को चुनता है, प्रजा मनभेद को चुनती है। कभी भी आप सुने होंगे कि पॉलिटिकल रिजीम में कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता। आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन आप बताइए, क्या आप पार्टी बदले? दादा भी उसी पार्टी को वोट देते थे, पापा भी उसी पार्टी को देते, हम भी देते, हमारे बाद वाला भी देगा, उसके बाद वाला भी देगा। और फिर कहते हैं कि आप पीपल्स को एज ग्रांटेड लिया जाता है। क्यों न ले? उनका स्थायी दुश्मन नहीं है, आप बना के बैठे हैं कि हम इस जाति के हैं, इस जाति के लोग हमारे जो है प्रमुख जाति के लोग, प्रमुख धर्म के लोग हमारे जो है, हम उनको नहीं पसंद करते। आपने ये क्या किया? अपना मन बना के बैठा है। और ये क्यों राजा है? इसी वजह से राजा है। इसको अरस्तु की 1% मेंटालिटी कहते हैं। राजा हमेशा अपने दिमाग से सोचता है, व्हाट्सएप से नहीं सोचता। दैट्स द कहते हैं किंग मेंटालिटी। अब आपको आईएनसी पढ़ाना, आप कांग्रेस के विरोध में इतना पागल हो जाते हैं कि आप गांधी को गोली मरवाने लगते हैं। और गांधी को गोली भी लोग कैसे मारते हैं, बहुत गजब का व्यंग है। एक पुतला बनाते हैं, पुतला बनाने का पैसा भी गांधी छपे हैं उस पर। उसके बाद उससे बंदूक ले आते हैं, टॉय वाली, रंग भरते हैं, गोली मारते हैं, रंग गिरता है, ताली बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, और मिठाई भी गांधी के पैसे का। अब गांधी मार सकते हैं? किसी की बस का नहीं है कि आप गांधी मार लें। जिसके आगे उस समय ब्रिटिश इंडिया, सोचिए कितना बड़ा एम्पायर है। कहावत कही जाती थी कि ब्रिटिश इंडिया का सूर्य कभी नहीं डूबेगा। उस ब्रिटिश इंडिया का प्रधानमंत्री गांधी के आगे खड़ा है और बुला रहा है, सर आइए, हाथ जोड़ के प्लीज बैठिए, आप ही हैं सब कुछ, आप कहेंगे तो कुछ हो जाएगा। और आप उनको मारने की बात कर रहे हैं। विचारधारा नहीं मर सकती। जो लोग B.R. अम्बेडकर का तिरस्कार इस वजह से किए कि वो दलित थे, तो मैं बता दूं कि आज महिलाओं के पढ़ने की देन, आज हम आप जो पढ़ रहे हैं, भारत में एजुकेशन, भारत का संविधान, ये किसकी देन है? B.R. अम्बेडकर की देन है। फिर लोग B.R. अम्बेडकर को लड़ा देते हैं गांधी से कि 1932 याद करिए। 32 में बहुत कुछ हुआ था, हम भी याद करें, कहाँ आप याद कर रहे हैं 32? सारी चीजें अपने दिमाग को खोलिए जरा सा। इतिहास स्पेशली इसीलिए रखा जाता है, 10th तक कंपलसरी किया जाता है कि आपका दिमाग खुले। और आप इतिहास ही दिमाग बंद करके पढ़ने जाते हैं कि अरे गजब की बोरिंग चैप्टर्स हैं भाई, कौन पढ़े, क्या गांधी, क्या अम्बेडकर, क्या नेहरू। अब इतना कभी कभी व्हाट्सएप पे हम लोग के भी आता है कि जवाहरलाल नेहरू ये कर दिए, ये कर दिए। हमका ठीक है, जो इंसान है आदमी, गलती हो जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू IIT भी तो बनाए, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? एम्स भी तो बनाए। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं। मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे अच्छे एडवोकेट थे। और ऐसे एडवोकेट के लड़के को जेल जाने की क्या जरूरत है, ये बताइए? किस खुशी में जाएगा जेल? आज की सरकारें सोचिए, जब अभी BPSC के छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकारों ने लाठी बरसाई। यूपी के करते हैं तो यूपी वाले बरसाते हैं, और केंद्र में करेंगे तो केंद्र वाले बरसाते हैं। तो अब सोचिए कि जब अपनी सरकारें लाठी बरसाती तो इतनी बर्बरता से बरसाती हैं, तो ब्रिटिश सरकार थी, कैसे तोड़ती होगी सोच लीजिए। उनका तो अपना हमसे कोई लेना देना है नहीं। और जेल में बैठ के क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लिख रहे हैं किताब, इतिहास की किताब, और उस समय की। लेकिन आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने का जोखिम क्यों लें? क्यों पढ़ें आप? प्रश्न तो आना नहीं है, मत पढ़िए, हम ही से कुछ बहुत थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा। तो सब आप प्रश्न के लिए, ये ही भारतीय एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है, एजुकेशन सिस्टम की। एक बार हमारे और हमारे सीनियर हैं, उनसे दोनों लोग ऐसे आपस में बात कर रहे थे, तो बात करते करते ये हुआ कि अब अरस्तु, प्लेटो, गांधी, अम्बेडकर ये पैदा क्यों नहीं होते भारत में? भारत में मार्क जुगरबर्ग पैदा क्यों नहीं होता भारत में? या सुंदर पिचाई को अमेरिका क्यों जाना पड़ता है? सारा कंक्लूजन ये समझ के आया कि ये जितने लोग थे सब तो UPSC की तैयारी में लग गए।
तो आप भाई दो ही काम कर सकते हैं, या तो नौकरी कर सकते हैं या तो आप विचार दे सकते हैं। प्रेम तो कोई एक ही हो सकता है ना, चार तो होगा नहीं। तो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, और समाज तो आपको धुतकारेगा, आप करके देखिए। लेकिन मैंने क्या बताया, एम्बैरेसमेंट क्या है, आपकी पहली सीढ़ी है सीखने की। आप कभी कुछ छोड़ेंगे ना, कहेंगे नहीं नहीं हम ये एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम से अच्छा है मैं ये करूंगा, कुछ नया बिजनेस प्लान है मेरे दिमाग में, तो मतलब मैं तो बता रहा हूं घर वाले ना भगा दें, ज्यादा प्रोत्साहित होकर मत कर दीजिएगा, मैं घर वाले भगा देंगे तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक। और ये आज का नहीं, हमारे पे पुराना इल्जाम आता है कि भाई सुनने के बाद जो है ऐसा कर दिया, उसके बाद ये भोग रहे हैं, वो ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमसे भी मत प्रभावित होइए, एक बार अपना दिमाग लगाइए, खुद सोचिए कि क्या जो कह रहा हूं वो सही है, ठीक। तो करने से होता है, बाबा भी कहते हैं ना, जब आप योग वाला होता है कि हाँ अनुलोम विलोम नहीं हो रहा है, तो बाबा कहते हैं करने से होता है। तो कोई भी चीज करने से वाकई में होती है, ठीक। करत करत अभ्यासरत जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पे पड़त निशान। अब जड़ मत क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं क्लास में भी आपको मिलेंगे जिनकी मति क्या है, जड़ है, एकदम जड़ है। जड़ का मतलब क्या होता है, धरती के नीचे है, जान लीजिए। अब मत पता ही है, दिमाग को कहां होना चाहिए, सबसे ऊपर है कहां, पैर, पैर के नीचे धरती, धरती के नीचे, ये आलम है। तो उनको हमेशा नींद आता है। देखिए एक चीज आप कंफर्म है, जब दिमाग आपका खुला नहीं है ना, तो आपको सबसे अच्छी चीज लगेगी वो है सोना। इंस्टाग्राम जब इधर भी स्क्रॉल करिए, 15 अगस्त पे तो चल रहा था, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से, वो आप हर तीसरे के बाद आ जाता था। लेकिन वहीं से सीख लो भाई ना, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से और बलिदानों से। और बलि किसकी देनी है, नींद की ही तो देनी है, इंस्टाग्राम की देनी है, यूट्यूब की देनी है, और क्या अपनी बलि थोड़ी देंगे, गर्दन कटवा दोगे, ऐसा नहीं करना है ना। तो दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री। अब आपकी मर्जी है कि आप इतिहास कैसे पढ़ेंगे, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा पढ़ा दूंगा। आप कहेंगे कि फैक्ट रटवा दीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फैक्ट रटवा दूंगा। आप कहेंगे कि इतिहास फैक्ट विथ सम स्टोरीज, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लर्निंग नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपके में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, मतलब कुछ नहीं। सीधी सी बात है, इतना सब कुछ बताने का एक ही तात्पर्य है कि इतिहास सीखने के लिए बना है, सीखिए, और सीखना अच्छी बात है। तो सीखना अच्छी बात है, ये एक लाइन में, और सीखना कॉमा देके अच्छी बात है, वो अलग बात होगी। मतलब आपको लर्निंग करना है और अच्छी बातों को सीखना है, और सीखना भी अपने आप में क्या है, अच्छी बात है। ये दोनों याद रखिएगा। तो इतिहास स्टार्ट किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हम रियल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में, आपके जीवन में काम आएगा, और जहां से कहेंगे वहां से स्टार्ट कर देंगे। आपका मन मॉडर्न पढ़ने का है, मॉडर्न बता दीजिएगा, मेडाइवल का है, मेडाइवल पढ़ा देंगे, एंशिएंट का है, एंशिएंट पढ़ा देंगे, ठीक। कुछ नहीं बदलेगा, आप एक चीज देखेंगे सब सेम है, सीधी सी बात है, सीधा सेम। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट सेम, एकदम सेम। हिस्ट्री एकदम बताती है कि चाहे दुनिया बदल जाए, इतिहास नहीं बदलता है। आप उठा के देख लीजिएगा, ये एंशिएंट है, ये मेडाइवल है, ये मॉडर्न है। सफल लोग की चार निशानी एंशिएंट में भी, वो डिसिप्लिन में थे, उनके पास अपना एक एम था, और वो अपनी बुद्धि से काम लेते थे। ये सारी चीजें क्या है, ये यहां भी सेम रहेंगी, सबका सेम है, एकदम क्लियर कट। वो चाहे खराब आदमी ऊपर चढ़ा हो या अच्छा आदमी, वो डिसिप्लिन था। हिटलर से ज्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं था। गांधी जी के सुबह उठने का समय कभी नहीं बदला, हिटलर का कभी नहीं बदला, सुभाष चंद्र बोस का नहीं बदला, और आपका तो फ्लक्चुएट करता है पूरा, मतलब जैसे ईसीजी बना हो, ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कभी सवेरे 5 बजे। आज सुनने के बाद जोश आ गया, 4 दिन 4 बजे। और उसके बाद क्या नहीं बदला, डिक्लाइन। डिक्लाइन का भी सबका एक कारण है, मेंस वाले ध्यान से लिखें, सीधी सी बात है, डिक्लाइन किसी का भी लिखना हो तो क्या लिखते हैं आप, आपसी मतभेद। कोई भी बाहरी इन्वेडर आया, कब आया, जब लोगों के बीच क्या था, आपसी मतभेद था।
यही था ना। और मतभेद भी मत कहिए, मनभेद था, आपसी मनभेद उसके लिए सही है। दूसरी चीज, आपका सक्सेसर क्या था, आपकी अगली पीढ़ी क्या थी, नालायक थी और आपने उसको क्या की, सत्ता दी। तीसरी चीज, खराब इकोनॉमी। तो अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो 5-6 पॉइंट लिख के कोने में लिख लीजिए। डिक्लाइन ऑफ मुगल आए, डिक्लाइन ऑफ खिलजीज आए, डिक्लाइन ऑफ किसी का आए, आप खट 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 लिख दीजिए। बताइए 5 क्या बदलेगा? बदलता क्या है? नाम बदलता है। और सबसे बड़ी बात, ईगो। आप इतिहास में एक चीज ये जानिए, इतिहास पढ़ने से सबसे अच्छा चीज समझ में आता है, ईगो। ये तो होना ही नहीं चाहिए। जिसको जिसको इतिहास में ये रहा, सबसे अच्छा एग्जांपल है तुगलक। बहुत बड़े विद्वान थे, क्या था उनको? घमंड। जितना जो है आप पढ़ेंगे, जितना भी प्रणाली ले आए, सब क्या है? ध्वस्त, चली ही नहीं। बिना सोचे समझे ले आओगे तो चलेगी? इसीलिए लोग कहते हैं कि ये तुगलकी फरमान है, मतलब बिना सोचे हुए। जब आपको उदाहरण देना होता है तो क्या कहते हैं? तुगलकी फरमान है ये। और दूसरी बात, बहुतों को घमंड है कि इतिहास रच के जाएंगे, ऐसा कर देंगे कि मतलब ऐसा बोलते हैं लगता है जैसे धरती पलट देंगे। मैं बता रहा हूं, धरती तो पलटे ना पलटे, आने वाली जनरेशन अगर 2 पन्ना पलट दी, खत्म हो जाएंगे। अगर गलती से अपनी किताब खोल लीजिए, अगर मान लीजिए अभी के हैं आप, कौन सा दौर चल रहा है? 21वीं सदी चल रही है। 2 पन्ना पलटा, पूरी 21वीं सदी खत्म, पूरा जीवन गया, सब बेकार। क्या फायदा हुआ? तो अपने आप से ये हटा दीजिए, ये जो अहम वाला है कि मैं कुछ नहीं होता। अब बहुत लोग हैं जिसे क्या कहते हैं कि, अब देखिए, मधुशाला जब हरिवंश राय बच्चन लिख रहे थे तो गांधी जी से शिकायत की गई कि सर ये तो जो है शराब को बढ़ावा दे रहे हैं और आप क्या कहते हैं कि इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए। और पहली बार बीएचयू में पढ़े थे हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, तो जाके गांधी जी को समझाए, और गांधी जी को समझाए, कहे सर यहाँ मधुशाला का मतलब अलग अलग है। एक मधुशाला का मतलब लाइब्रेरी है, एक मधुशाला का मतलब कुछ और है, कहीं भी मधुशाला का मतलब मदिरालय से नहीं है। तो गांधी जी कहे फिर भी हमको नहीं समझ में आया। तब टैगोर ने गांधी जी के लिए कहा था कि जिस चीज की समझ है वो चीज रखिए ना भाई, आप कहाँ साहित्य में घुस रहे हैं? आपको राजनीति की समझ है, आप राजनीति करिए। अब आप सोचेंगे कि गांधी को ऐसे कह दिए, सीधी सी बात है, गांधी को साहित्य की समझ नहीं है तो नहीं होगी। अब लोग क्या करते हैं, आलिया भट्ट, अरे आलिया भट्ट को नहीं पता है राष्ट्रपति का नाम? आलिया भट्ट एक्ट्रेस है भाई, एक्टिंग देखो ना। रोनाल्डो का आप एक इंटरव्यू देखिएगा, उसमें पूछता है रोनाल्डो से कि ये बताइए सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? कहता है अच्छा ये होता क्या, पहले ही बताओ सब्जेक्ट। कहा कि सोशल साइंस, साइंस कुछ ऐसा। कहा वो जो SC कुछ कह रहे हो साइंस जैसा, वही है। ही कांट इवन प्रोनाउंशिएट साइंस। लेकिन क्या है रोनाल्डो? द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर, गोट, यही कहते हैं आप ना। लक्ष्य क्या है? एक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बताइए अगर वो 5-6 में पढ़ रहा होगा, जिसको साइंस की स्पेलिंग नहीं आती होगी, कितना तेज लड़का होगा और कितनी गाली सुनता होगा, कितना तिरस्कार झेला होगा। तो बस अंतर यह है कि कुछ लोग तिरस्कार झेल के अपना मेहनत करते रहते हैं और उनके दिमाग में रहता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और कुछ लोग रहते हैं कि दिल पे ले लेते हैं, हमको कहे अब हम क्या ही करेंगे, रोइए। फिर मधुशाला आप पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि आपको अलग अलग रास्ते बताए जा सकते हैं कि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर मैं कहूँ आपको बॉम्बे जाना है तो आपकी मर्जी, आप पानी की तरफ से जाइए, आपकी मर्जी लैंड से जाइए, आपकी मर्जी उड़ के जाइए, आपकी मर्जी ट्रेन से जाइए। लेकिन वही चीज है, कोई एक रास्ता। तो राह अलग अलग बतलाते सब, मैं कहता हूं राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। अब यहां मधुशाला का अर्थ क्या है? लक्ष्य, द गोल, द एम ऑफ योर लाइफ। ये है पढ़ने का तरीका। ये आप कुछ भी पढ़े वहां से कुछ सीखे। आप दिनकर पढ़े, दिनकर से सीखिए। आप नागार्जुन पढ़े, नागार्जुन से सीखिए। आप गालिब पढ़े, गालिब से सीखिए। लेकिन हाँ, एक चीज ये याद रखिएगा कि सब गालिब का ही नहीं लिखा हुआ है। उर्दू में कुछ भी है वो गालिब ने नहीं कहा था,
बहुत लोग हैं। और इस अहम को गालिब ने भी तोड़ा है, कहा है कि बहुत मिलेंगे हमसे अच्छा लिखने वाले और तुमसे अच्छा कहने वाले और तुमसे अच्छा सुनने वाले। गालिब का शेर नहीं है। इस बात को समझिए कि क्या है ये, कि हमसे अच्छे भी आएंगे, कंफर्म है, और आपसे अच्छे भी आएंगे, ये भी सही है। इसी शब्द के साथ जो है मैं एंड कर रहा हूं, और आप बस अब ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे पढ़ना है। बाकी जो आप चूज करेंगे आपकी स्वायत्तता है, आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका विवेक है। और जो लोग ये भी बता दिया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, ठीक। और ये भी नहीं है, मैं भी अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक चीज और याद रख लीजिएगा, कहेंगे मान लीजिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं फैक्ट वाइज, मैंने ये स्टार्ट कर दिया, या फैक्ट वाइज पढ़ा रहा हूं मैंने ये नहीं पढ़ाया, तो वही है लाख बंद कर दे मैं खाने जमाने वाले, शहर में बहुत है नजरों से पिलाने वाले। कोई किसी और से पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।